कृष्णानंद तिवारी जी, कृष्णानंद तिवारी जी वो भी अपने विचार संगतां प्रति रखेंगे जी। सभी सम्मानित किसान भाइयों को कृष्णानंद तिवारी का सादर प्रणाम। दिल्ली के विभिन्न बार्डरों पर चल रहा है किसान आंदोलन आज महज किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण देश का आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन में किसान भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, व्यापारी भी शामिल है, हर व्यक्ति आज शामिल है। यह आंदोलन आज संपूर्ण देश का आंदोलन बन चुका है और हमारे देश में जो सरकार है, जो देश चला रही है, उसे यह नजर नहीं आ रहा था कि अब तक हमारे देश के 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंच से उन सभी किसानों को अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी शहादत को बेकार नहीं होने दिया जाएगा। आंखों से आंसू नहीं, आंखों से आंसू नहीं, आज बह रहा खून। आंखों से आंसू नहीं, आज बह रहा खून। सत्ता का रुख देखकर तीनों कृषि कानून। मैं सत्ता से कहना चाहूंगा कि जाति धर्म के नाम पर मत बांटे यह देश, जाति धर्म के नाम पर मत बांटे यह देश, फैलाएं इस देश में अमन प्यार संदेश। जब तक ये तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, हमारे किसान भाइयों का यह आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। आजादी की लड़ाई को हासिल करने में हमने 90 साल लगाए थे, चौंकिएगा नहीं। आजादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 में हुई थी और आजादी हमें 1947 में मिली थी। 90 साल लग गए थे। कोई भी बड़ा आंदोलन जब एक बार शुरू हो जाता है तो तब तक समाप्त नहीं हो जाता जब तक कि वह आंदोलन में हमें सफलता हासिल न हो जाए। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। कोशिश करते रहिएगा तो पत्थर से भी जल निकलेगा। अगर हमारे किसान भाई इसी जोश खरोश के साथ लगे रहेंगे, जैसा कि हम पिछले 100 दिन से ज्यादा समय से हमारे किसान भाइयों के आंदोलन चल रहा है और इनके जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली के हर बॉर्डर पर हमारे हजारों सिख भाई, मतलब हमारे उनके बीच में हमें सरदार, जो हमारे युवा सरदार, उसमें क्रांतिकारी भगत सिंह जी की तस्वीर नजर आती है। हम लोग यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा और उस कविता को पढ़ देने के बाद फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा। कविता का शीर्षक है सत्य बहुमत। सत्य बहुमत क्या है, यह कविता सुन लेने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गठबंधन, हमारे देश की जितनी भी समस्या है, सारी समस्या का एकमात्र कारण है गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति। हमारे देश में जो विधायक और सांसद चुना जाता है, चुने जाने के बाद वह विधायक और सांसद गुलाम हो जाता है। अन्यथा एक बात बताइए, हमारे और आपके वोटों के बहुमत से चुना गया हमारा सांसद हमारे 300 से ज्यादा किसानों के मर जाने पर भी एक शब्द आज तक क्यों नहीं बोला? क्या उनकी संवेदना मर चुकी है? क्या 543 सांसदों में से आज तक एक भी सांसद ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि भाई हम किसानों के साथ है? जो वहां पर खाएं, जिनको हमने ही अपने वोट से चुनकर भेजा है, हमारे लिए उनकी संवेदना क्यों मर चुकी है? इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको कविता सुना रहा हूं, सत्य बहुमत। गठबंधन की राजनीति से देश बचाने आए हैं, गठबंधन की राजनीति से देश बचाने आए हैं, सत्य सत्य बहुमत है केवल यह समझाने आए हैं। 70 सालों तक है झेला गठबंधन सरकारों को, 70 सालों तक है झेला गठबंधन सरकारों को, उनके जबड़े से हम अपना देश छुड़ाने आए हैं। वोटों का बहुमत ही बहुमत, बहुमत यारों सच्चा है। वोटों का बहुमत ही बहुमत, बहुमत यारों सच्चा है। जब जागो है तभी सवेरा तुम्हें जगाने आए हैं। गठबंधन कर लूट रहे हैं भोली भाली जनता को, गठबंधन कर लूट रहे हैं भोली भाली जनता को, भ्रष्ट व्यवस्था से बचने का पाठ पढ़ाने आए हैं। गठबंधन से भला देश का हुआ न आगे होना है, गठबंधन से भला देश का हुआ न आगे होना है, बात पते की मान जाइए यही जताने आए हैं। सत्ता सुख की चाह नहीं है,
सत्ता सुख की चाह नहीं है, भला देश का करने को गठबंधन की राजनीति है, भ्रष्ट बताने आए हैं। केवल वोटों के बहुमत से भारत में सरकार बने, केवल वोटों के बहुमत से भारत में सरकार बने, भ्रष्ट सदस्यों का बहुमत है याद दिलाने आए हैं। गठबंधन की राजनीति से देश बचाने आए हैं, सत्य सत्य बहुमत है केवल यह समझाने आएंगे। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई सत्य बहुमत क्या है, सत्य बहुमत क्या है। मित्रों, मुझे कहते हुए बिल्कुल अफसोस नहीं है कि हमारा देश, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस सबसे बड़े लोकतंत्र में बहुमत की कोई परिभाषा ही नहीं है, और यहीं से हमारी सारी की सारी समस्याएं शुरू होती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मतदाता है। मतदाता का मतलब हम और आप, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे अंबानी हो और चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, सबके वोटों की जो कीमत है एक समान है, ये तो आप लोग मानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो सरकारों का गठन होता है वो हमारे और आपके वोटों के बहुमत से नहीं होता। हमारे और आपके वोटों के बहुमत से अगर सरकारों का गठन हो तो आज पिछले 100 दिन से हम यहाँ सड़क पर नहीं बैठे रहते। हमने देखा है कितनी भीषण ठंडी हो रही थी, मैं हमेशा आता रहता हूँ। इतनी ठंडी होती थी कि भैया पानी को हाथ से नहीं छू सकते थे, उसमें हमारे धरती पुत्रों के ऊपर पानी की बौछार की गई। अगर हमारे देश के लोग, हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व संवेदनशील होता तो क्या ऐसा करता? आप खुद ही सोचिए। हमने कहा ना कि हमारा वोट भी उतना महत्वपूर्ण है जितना अंबानी का है, जितना प्रधानमंत्री का है, जितना राष्ट्रपति का है। सबके वोट की कीमत एक है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो सरकार का गठन हो रहा है हमारे और आपके वोटों के बहुमत से नहीं हो रहा। चौंकिएगा नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे देश में 2 राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। एक राजनीतिक पार्टी को 55 लाख वोट मिल रहे हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टी को 45 लाख वोट मिल रहे हैं। जिसको 55 लाख मिल रहे हैं उसके 243 सदस्य जीत गए, और जिसको 45 मिल गए उसके 300 जीत गए। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिसको 45 लाख वोट मिले, 300 सदस्य जीत गए, वो सरकार बना रहा है। जिसको 55 लाख वोट मिले हैं जबकि इसके 10 लाख वोट ज्यादा हैं, फिर भी वो सरकार नहीं बना पाता। यहीं से हमारे देश के मतदाताओं के दुर्भाग्य की शुरुआत होती है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, हमारे देश में जो विधायक हैं और सांसद हैं वह तो मतदाताओं के बहुमत से चुने जाते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने का समय आता है तो मतदाताओं के बहुमत को क्यों नकार दिया जाता है? अगर विधायक और सांसद मतदाताओं के बहुमत से जीत रहा है तो सरकार बनाने के लिए वो प्रक्रिया क्यों बदल दी जाती है? जिस पार्टी के पास सर्वाधिक वोट हो उस पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनती? जब सरकार 300 सदस्य वाली कम बहुमत वाली बना लेगी तो 5 साल तक सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं। सरकारें क्या करती हैं? विधायक खरीदती हैं, सांसद खरीदती हैं, और मतलब अपना जो सरकार बचाने का ही 5 साल तक प्रयास करती रहती हैं, और मतदाता बेचारा पिसता रहता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की यही है। आप खुद देखिए कि आज यहाँ पे बॉर्डर बंद है। पहले ऐसा जहां हम बस से उतरते थे सीधा यहाँ जाते थे, 3 मिनट लगता था, 4 मिनट लगता है। आज हमें आने के लिए नाले का सहारा लेना पड़ता है। इससे कुछ दिनों पहले भाई साहब मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे। क्यों? ये प्रचारित कर रहे हैं कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है। भाई किसानों ने रास्ता कहाँ रोक रखा है? आप यहाँ से बैरिकेड हटा दीजिए, लोग आराम से आ जाए। किसने रोक रखा है? अब 26 जनवरी को जो हुआ था ये प्रचारित किया जा रहा है कि किसानों ने ऐसा किया। भाई किसानों ने तो कुछ नहीं किया, वो तो अपना सीधे रास्ते जा रहे थे। मैं खुद सिंगू बॉर्डर यहाँ मुकरबा चौक पे खड़ा था। जैसे हमारे किसान लोग पहुंचे, हमारे पुलिस वाले भाइयों और हमारे जवानों ने रास्ता बिल्कुल खाली कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे सेना के जवान हो, अल्टीमेटली तो भैया वो मजदूरों किसानों के ही बेटे हैं। आप मुझे बताइए, हमारे देश में 543 सांसद हैं और 4100 कुछ विधायक हैं पूरे देश में। कितने विधायकों और कितने सांसदों के बेटे भैया पुलिस या सेना में भर्ती हैं? पुलिस में भर्ती होने के लिए आदमी भैया घूस देता कई लाख रुपया,
और फिर अगर उनसे कहा जाए कि नहीं भैया अपने चाचा पर अपने ताऊ पर लाठी से प्रहार कीजिए, उन पर वो छोड़िए, तो क्या वो करेंगे? उन्होंने बिल्कुल एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोगों की संवेदनशीलता भले मर चुकी हो, लेकिन आज भी हमारे देश के पुलिस और हमारे देश के जवानों की संवेदनशीलता जिंदा है। उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि हम अपने भाइयों के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, अन्यथा मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार ने अब तक कब का हमें लाठियों डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया होता, क्योंकि सरकार की संवेदनहीनता मर चुकी है। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। आप बताइए अब तक 300 किसान मर गए, क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करने की आवश्यकता महसूस की? जो व्यक्ति बात बात पर ट्वीट कर देता है, 300 किसानों की शहादत पर एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्या आपको लगता नहीं कि यह गलत हो रहा है? हम सब देख रहे हैं। आप एक बात बताएं, आप महंगाई का मुद्दा देख लीजिए, तकरीबन 1-1.5 महीने में भैया 225 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ गया। पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो गया, 100 के ऊपर बढ़ गया, जबकि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। लेकिन क्या है, हम लोग बोलते हैं या कोई बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल लोग ये सोच चुके हैं कि भाई कुछ बोलेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बोलते रहिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जो ज्यादा बोल देगा कहेंगे भाई जी ये तो देशद्रोही है, इस पर देशद्रोही का चार्ज लगा के इसको अंदर कर दीजिए। लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज सरकार के हर तरह के कायरतापूर्ण रवैये के बावजूद भी कोई व्यक्ति उनके सामने सीना ठोक कर खड़ा हुआ है, तो हमारे धरती पुत्र हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे धरती पुत्र सीना ताने हुए इसी तरह खड़े रहेंगे, और जब तक के किसानों के काले कानून वापस नहीं होंगे, हमारे किसान भाई यहां से वापस नहीं आएंगे। और आज पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ खड़ा है। आप लोग ये मत समझिएगा कि जो लोग यहाँ नहीं आते हैं वो आपके साथ नहीं है, जो लोग यहाँ पर नहीं आते वो भी आपके साथ खड़े हैं। बस उनके यहाँ आने में कुछ दिक्कत हो सकती है। पहले हम लोग बस से आते थे तो बॉर्डर पे उतर के सीधा चले आते थे, लेकिन आज यहाँ आने में दिक्कत क्या है कि मतलब नाले से घूम के आओ, फिर रात में जाते समय नाले पर बिल्कुल अंधेरा है। मैंने रास्ते में जाते एक पुलिस वाले को बुलाया, हमने कहा भैया एक बात बताइए, रात में 8 बज रहा है, मैं भाई साहब 53 साल की उम्र का व्यक्ति हूँ, हमारे को आंख से हल्का कम भी मान लो दिखाई देता। मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि भैया अगर कल को मैं नाले से फिसल जाऊं और मैं तो नाले के अंदर गिर जाऊं, या हमारा पैर फिसल जाए मैं गिर जाऊं, तो मैं तो भैया रात भर यहीं पड़ा रहूंगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बोला भाई जिम्मेदारी तो पुलिस वाले की होगी। हमने कहा भाई पुलिस वाले की जिम्मेदारी भैया बताओ क्या होगी? हम तो नाले से आ रहे हैं, हमने तो वहां एक पुलिस वाले को नहीं देखा, वहां कोई लाइट का भी इंतजाम नहीं है। पता है उसने मुझसे क्या कहा? अरे भाई सब कुछ नहीं, 2-4 दिन बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, सब लोग अपने घर चले जाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमने कहा भैया हम तो पिछले 70 दिन से देख रहा हूँ इसी तरह लोग बैठे हैं, और आप मतलब वहां तो एक भी आदमी पुलिस का बंदा नजर नहीं आता। तो भैया उनके कहने से कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो तय है कि जो आप लोगों का जज्बा है उसके पीछे सरकार हिली हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल क्या है कि कई बार लोग जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार की जो दमनकारी नीति है वो कितनी भी दमनकारी हो, लेकिन धरती पुत्रों के आगे उनको झुकना पड़ेगा। मैं आप लोगों से फिर एक बात ये कहूंगा कि हमारे जो गुरु नानक देव जी का लंगर चल रहा है, वो पता है उनकी समस्या सरकार की क्या है? क्या आप जानते हैं सरकार इतना दुखी क्यों है? सरकार जब कोरोना काल हुआ था तो हमारे जो देश के गरीब मजदूर थे अपने घरों को जा रहे थे, तो सरकार उनको खिचड़ी भी नहीं खिला पाती थी, और भैया पीछे से लाठी भी मारती थी, आप लोगों को ध्यान होगा, और गालियां भी देती थी कि लाठी मारती थी, गालियां देती थी, और उन्हें खिचड़ी नहीं खिला पाती थी। आज आप यहाँ लंगर खिला रहे हैं। ये जो लंगर आप गुरु नानक देव जी का लगा रहे हैं, मैं इस पर एक दोहा पढ़ना चाहूंगा कि मरे न कोई भूख से, मरे न कोई भूख से भरे सभी का पेट, मरे न कोई भूख से भरे सभी का पेट, नानक जी की बुस्स को रही अनूठी भेंट। अंत में मैं कहूंगा वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी दी खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय मजदूर, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।